हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आईक्यू मंत्रा पर। आज की इस वीडियो में हम आई दृष्टि में जो बिहार का स्पेशल सेक्शन है, बिहार करंट अफेयर, वो सारा कुछ यहाँ पर कवर करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में और एक हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से यहाँ पर हम सारा कुछ बिहार का जो स्पेशल करंट अफेयर है, वो सब कवर करेंगे एक-एक करके। और आप सभी को मालूम होगा कि बिहार का जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, वो लगा हुआ है और उसके लिए ये सारा जो करंट अफेयर है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें लगभग सारे करंट अफेयर आपके इसी टॉपिक से कवर हो जाएँगे। तो ये वीडियो उन सभी के लिए जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्टार्टिंग से लेके अंत तक इस पूरी वीडियो को कवर कर लीजिएगा। ये पूरी वीडियो कवर करने पर आपके बिहार के जो करंट अफेयर हैं वो सारा कवर हो जाएगा एक ही वीडियो से, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ जब आप बिहार का जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर आप मेंस लिख रहे हैं, तो वहाँ के लिए भी आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट, जो आंसर राइटिंग के लिए आपको कंटेंट चाहिए, वो भी बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पूरी वीडियो की जो पीडीएफ है, वो आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल पे आईक्यू मंत्रा बाय अभिषेक, ये आप सर्च करेंगे या फिर उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। उस लिंक पर आप जाएँगे तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाएँगे, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। इस टॉपिक में हम लोग सब कुछ ही कवर करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन चीज़ों को हमने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा हुआ है। और जो चीज़ें अगर नहीं हाईलाइट हैं तो उसको मैं पढ़ाते वक्त उसको हाईलाइट भी कर दूँगा। और साथ ही साथ इसमें जो अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी हुई है वो भी आपके मेंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तब आपको वो चीज़ें बहुत ही आपके कामगार साबित होंगी। तो इसलिए एक बार पूरा ज़रूर पढ़िएगा। और बाकी एग्ज़ाम के लिए जो वन लाइनर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वो चीज़ें यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय। तो 17 जून 2026 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में कला एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप समिति के गठन एवं सोसाइटी निबंधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। और ये कहाँ पर है? ये वैशाली में स्थापित किया जा रहा है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये वैशाली में स्थापित किया जाएगा। और दूसरा, ये कौन से विभाग के अंतर्गत है? ये तो ये है कला एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत। और इसमें ये अधिनियम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना चाहिए आपको बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के रिस्पेक्ट में। इसके बाद आते हैं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड। तो इसमें बस इतना याद रखना है कि इसको एक नोडल एजेंसी नामित किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड, यानी कि बिस्कोमाऊ। इसको बिस्कोमाऊ भी बोलेंगे क्योंकि यही इसका शॉर्ट फॉर्म दे रखा हुआ है। तो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन और लिमिटेड। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि इसको एक नोडल एजेंसी नामित कर दिया है किसने? बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक ने। इसके बाद ईशान किशन, इनके बारे में आप सभी जानते होंगे कि आईसीसी के जो अभी T20 वर्ल्ड कप जीता है इंडिया की टीम, उसमें ईशान किशन का एक महत्वपूर्ण योगदान था। तो उनके योगदान को ही ध्यान में रखते हुए 15 मई 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है, साथ में एक प्रतीक चिन्ह दिया है और एक अंग वस्त्र प्रदान किया है। तो ये कुछ चीज़ें इनको दी गई हैं और ये सम्मान उन्हें भारतीय टीम में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बिहार को गौरवान्वित करने हेतु दिया गया है। तो ये तीनों चीज़ें, क्योंकि ये बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो इसलिए बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, इन्होंने इनको सम्मानित किया है। इसके बाद हम आते हैं दरभंगा हवाई अड्डा। 14 मई 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF इसको सौंप दी है। उन्होंने CISF बल के पुलिस महानिदेशक प्रवीण रंजन को CISF का फ्लैग और सांकेतिक चाबी प्रदान कर दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा की कमान सौंप दी है प्रवीण रंजन को। तो आपको बस इतना याद रखना कि दरभंगा हवाई अड्डे का जो सुरक्षा है वो किसको सौंपी गई है? CISF को सौंपी गई है। इसके बाद आते हैं किशनगंज में CISF एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है।
तो ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हाल ही में बिहार में किस जगह पर सीआईएसएफ की एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। तो आपको याद रखना है कि कहाँ की गई है, किशनगंज जिले में की गई है, और किशनगंज जिले के अंदर पोठिया अंचल के अंतर्गत। और इसकी कुल जो एकड़ है ये जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि डाटा जो एग्ज़ाम आता है वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल आ जाता है, तो कई बार ये डाटा भी पूछ लेते हैं कि कितने एकड़ की ज़मीन पर ये स्वीकृति इसको मिली है। तो ये याद रखेंगे, 110.12 एकड़ सरकारी ज़मीन को सीआईएसएफ के प्रशिक्षण केंद्र के लिए हस्तांतरण करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसमें क्या होगा, इसमें 1000 जवानों को आधुनिक और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला, नित्या पांडे। तो नित्या पांडे एक एथलीट हैं। बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो आयोजित हुई है अभी हाल ही में 1 से 6 मई के बीच ताशकंद में, ताशकंद अगर पूछा जाए कि कहाँ है तो वो ये उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तो ताशकंद में नित्या पांडे ने अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया था, और अंडर 15 में जो बालिका के 55 किलोग्राम भार वर्ग में है ना, सबकी अलग अलग कैटेगरी होती है, तो 55 किलोग्राम की कैटेगरी में उन्होंने कजाकिस्तान की अरुणा शालमन से पराजित होकर पदक से वंचित रह गई। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, हालांकि पदक नहीं हासिल की, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इसकी वजह से भी इनका नाम इस समय करंट में है। तो याद रखेंगे क्या क्या चीज़ें कि ये कौन से कैटेगरी में compete किया था इन्होंने। तो 55 किलोग्राम भार वर्ग में compete किया था। कजाकिस्तान की अरुणा शालमन से पराजित हुई थी। अंडर 15 और अंडर 17 दोनों बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने प्रतिभाग किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये कहाँ से हैं, तो ये औरंगाबाद से बिलोंग करती हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। इसके साथ ही एक और इसमें फैक्ट है कि ये जो अंडर 15 और 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 है, ये हुई कहाँ थी, तो ये याद रखेंगे, उज्बेकिस्तान में हुई थी। और उज्बेकिस्तान में कहाँ पर हुई थी, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी। अगला देखते हैं, बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम। तो बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम यानी कि इसी को बोल सकते हैं बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। अब इसके लिए क्या किया है कि बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य के चयनित शहरी केंद्रों को आर्थिक रूप से सशक्त एकीकृत शहरी आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ल्ड बैंक से, ये याद रखने वाली चीज़ है कि वर्ल्ड बैंक से इन्होंने लोन लिया है। और कितने का लोन लिया है, $500 मिलियन का। तो $500 मिलियन का इन्होंने ऋण प्राप्त किया है, किससे, वर्ल्ड बैंक से। और किस कार्यक्रम के लिए, बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। इसमें जो चयनित शहर हैं, कुछ शहर को चयनित किया गया है मंत्रिमंडल के द्वारा, और उन शहरों को उनको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बिहार के चयनित शहरी केंद्रों और नगरपालिकाओं में शहरी शासन को सुदृढ़ करना, नागरिक अवसंरचना में सुधार करना, सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ाना और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होंगी। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोन जो लिया है वो कितना लिया है और कहाँ से लिया है। तो $500 मिलियन का लोन लिया है, और कहाँ से लिया है, वर्ल्ड बैंक से। इसके बाद अगला है जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय। तो 29 अप्रैल 2026 को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में कला एवं संस्कृति विभाग के संग्रहालय निदेशालय के अंतर्गत स्थापित जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में वाचनालय स्थापित करने एवं संग्रहालय का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सह वाचनालय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये याद रखेंगे आप। इसमें आगे है कि इसी बैठक में संजय गांधी जैविक उद्यान और पटना का नामकरण पटना करने एवं इस उद्यान के संचालन हेतु गठित संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी का नामकरण पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी, याद रखेंगे ये चीज़ कि इसका जो नामकरण है संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी, इसका नामकरण क्या कर दिया गया है, पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी करने की भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके बाद संजय गांधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान पटना का रूपांतरण बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना किए जाने की भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के प्रावधान में संशोधन। तो इसमें क्या है कि 29 अप्रैल 2026 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत ग्रामीण पथों के निर्माण एवं सतत अनुरक्षण कार्य के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना
अवशेष के प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, इसमें याद रखना है कि सरकार का लक्ष्य है मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए सर्वे के अनुसार जिन गांवों या टोलों की आबादी 100 या उससे अधिक है और वे अब तक की सड़कों से नहीं जुड़े हैं, उन्हें 12मासी सड़कों से जोड़ना है, यानी कि उनकी सड़कों में सुधार लाना है। ठीक है, इस नए नियम के अनुसार इस योजना के तहत अब हर काम के लिए अलग अलग योजना के हिसाब से टेंडर निकाले जाएंगे। तो थोड़ा सा उसमें जो इनका गवर्नेंस है उसमें संशोधन किए गए हैं। बेसिकली मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत जो टोल की आबादी या गांव की आबादी 100 से अधिक है, वहां पर पक्की सड़कों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना, है ना। उसके प्रावधान में क्या संशोधन किए गए हैं, तो इसमें भी बिहार मंत्रिमंडल ने ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत ग्रामीण पथ आरेखनों के निर्बाध संपर्कता के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रावधान में संशोधन किया है। तो इसमें क्या संशोधन किया है कि इस योजना के तहत उन दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मध्यम पुलों, याद रखेंगे, छोटे और मध्यम पुलों का निर्माण किया जाता है जो वर्षा के मौसम या जलभराव के कारण मुख्य मार्गों से कट जाते हैं। ठीक है, तो अब संशोधन के बाद 100 मीटर तक के पुलों का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि 100 मीटर से ऊपर जो है उनके 100 मीटर से लंबाई जो 100 मीटर से ज़्यादा है उन पुलों का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम करेगा। तो ये दोनों संशोधन किए गए हैं। तो याद रखेंगे 100 मीटर का है तो ग्रामीण कार्य विभाग देखेगा, और 100 मीटर के ऊपर अगर है तो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम देखेगा। ठीक है, ये इसके लिए हो जाएगा इस टॉपिक में। अगला पॉइंट है बिहार हरित जलवायु कोष का गठन। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है बिहार सरकार के द्वारा। तो 29 अप्रैल 2026 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण, कार्बन न्यूट्रलिटी को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली योजनाओं के वित्त पोषण हेतु बिहार हरित जलवायु कोष यानी कि बिहार ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ठीक है, अब इसी में और भी चीज़ें हैं, देखते हैं उसको, कि इसके गठन का उद्देश्य राज्य में पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करना, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों में निपटाना है। इस कोष की शुरुआत एक प्रारंभिक निवेश राशि के साथ की गई थी जो राज्य में जलवायु और पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए बाजार से अधिक निवेश आकर्षित करने में मदद करेगी। साथ ही साथ ये कोष जो है वो बिहार के हरित बजट लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बिहार वर्ष 2020-21 में हरित बजट की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि ये जो हरित बजट है, हरित बजट की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य था बिहार। ठीक है, इसके बाद अगला है बिहार में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र और 4 विस्तार केंद्रों का उद्घाटन। तो इसके लिए 28 अप्रैल 2026 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना जिला के बिहटा स्थित सिकंदरपुर में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। तो याद रखेंगे, ये पूछ लेता है कि पटना जिले के कहाँ पर ये उद्घाटन किया गया था। पटना जिले के बिहटा में ये उद्घाटन किया गया था और किसने किया था? एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था संयुक्त रूप से। साथ ही इन्होंने मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और मुंगेर में विस्तार केंद्रों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब योजना के तहत उद्यमी जागरूकता और विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। तो ये भी याद रखना है, विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। और कार्यक्रम के दौरान पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और ग्रामोद्योग विकास योजना के लाभार्थियों को टूल किट और चेक वितरित किए गए थे। पटना जिला के बिहटा स्थित सिकंदरपुर में बने प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा हो रही है। तो ये ऊपर से ही पता चल जाएगा कि एमएसएमई के मंत्री थे, तो ये किसके अंतर्गत हो रही है? एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा हो रही। और इसमें जो है 15 एकड़ भूमि और 171 करोड़ रुपए की लागत से ये सारा प्रोग्राम होगा। इसके बाद हम लोग अगले पे आते हैं, बिहार को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य। तो बिहार को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 2030 तक पूर्ण मलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है बिहार को। और इसी में आगे है, राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके कारण बिहार इस लक्ष्य के करीब पहुंच गया है।
और राज्य के सभी 38 जिलों में अप्रैल 2026 में 1000 की जनसंख्या पर मलेरिया मरीजों की संख्या 1 से कम रह गई है। यानी कि बहुत अच्छा काम कर रही है बिहार सरकार, और जल्द ही इस लक्ष्य को हम बिहार कंप्लीट कर देगा। तो बिहार का मध्यवर्ती लक्ष्य वर्ष 2027 तक मलेरिया को कैटेगरी 1 से कैटेगरी 0 की श्रेणी में लाना है। तो 2030 से पहले ही वो कंप्लीट कर लेगा इस लक्ष्य को। अगला है प्रोजेक्ट उड़ान। तो अप्रैल 2026 में पटना नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों के बच्चों को यूपीएससी, बीपीएससी, जेई, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की थी। तो प्रोजेक्ट उड़ान, ऐसा गलती मत करिएगा, प्रोजेक्ट उड़ान किसी एयरक्राफ्ट या किसी वैसे उससे आर्मी की चीज़ से है, एयरफोर्स से जुड़ा हुआ नहीं है। ये प्रोजेक्ट उड़ान बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वो बच्चे यूपीएससी, बीपीएससी, आप ही लोग हैं जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ही है। इनके जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है बिहार सरकार। तो इस कल्याणकारी पहल का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक बाधाओं को तोड़ना और वंचित समुदायों के लिए समान शैक्षिक अवसर सृजित करना है। इस योजना में स्थायी दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त कर्मी, स्वच्छता निरीक्षक एवं मुख्य स्वच्छता निरीक्षक के बच्चे भी शामिल होंगे। उसमें कुछ क्राइटेरिया है ना, तो वही लोग, उन लोगों को फ्री कोचिंग प्रदान की जाएगी। अगला है बिहार में वैश्विक पर्यटन हब का विकास किया गया है। तो इसमें क्या है कि मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अवसंरचना के विकास, संपर्कता में सुधार और पर्यटन सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत बनाने पर जोर दिया गया है। इसमें किया गया है बिहार सरकार द्वारा 1 स्टेट 1 ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत गया, रोहतास और वैशाली 3 हैं, इनका तीनों का नाम याद रखना है आपको। गया, रोहतास और वैशाली को विश्व स्तरीय पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही साथ बोधगया, कैमूर भी विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। 1 स्टेट 1 ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना की शुरुआत केंद्रीय बजट 2025-26 में भी की गई थी। तो याद रखना है ये सारी चीज़ें। इसके बाद बिहार का सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है कि बिहार के 24वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। अब इसमें और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। इसके साथ ही जो सम्राट चौधरी जी जो 24वें मुख्यमंत्री बने हैं, इसके साथ ही वे राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भाजपाई नेता बने हैं। इससे पहले भाजपा पार्टी से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना था, तो अभी पहले ये भाजपा नेता हैं जो मुख्यमंत्री बन गए। उनके साथ जनता दल यूनाइटेड के विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ये नाम भी याद रखेंगे, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। तो ये इन दोनों ने भी उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। जैसे उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, वैसे ही बिहार ने भी अब 2 उप मुख्यमंत्री रखे हैं। इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है कि सम्राट चौधरी ने वर्ष 1990 में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद से राजनीति की शुरुआत की थी और वर्ष 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में सबसे युवा कृषि मंत्री बने थे। वर्ष 2000 और 2010 में वो परबत्ता से विधायक चुने गए थे। तो याद रखेंगे कि 2000 और 2010 में वो परबत्ता से विधायक चुने गए थे। वर्ष 2017 में सम्राट भाजपा में शामिल हुए और वर्ष 2023 में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने। जनवरी 2024 में नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे और वित्त, स्वास्थ्य, शहरी विकास, पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभागों को संभाला था। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने तारापुर से जीत हासिल की थी। याद रखेंगे ये चीज़ कि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहाँ से जीत हासिल की? तारापुर से। अब इनके मंत्रिमंडल की जो एक सूची है बिहार के, तो वो भी याद रखेंगे। सम्राट चौधरी आप सभी जानते हैं, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। इनके पास जो मंत्रिमंडल है वो कौन कौन सा है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय है, निर्वाचन, सामान्य प्रशासन, गृह है, निगरानी, ये सारी चीज़ें इनके अंतर्गत आती हैं। विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव बता ही दिया था कि ये दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। इनके विभाग आप देख सकते हैं, संसदीय कार्य, जल संसाधन विजय कुमार चौधरी के पास है और विजेंद्र प्रसाद यादव के पास वाणिज्य कर और वित्त संभालते हैं ये लोग। इसके बाद श्रवण कुमार, इनके पास सूचना एवं जनसंपर्क ग्रामीण विकास का मंत्रालय है। विजय कुमार सिन्हा के पास कृषि मंत्रालय है। दिलीप कुमार जायसवाल के पास राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय है। निशांत जो हैं ये स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे हैं।
इसके बाद संजय सिंह उर्फ टाइगर, ये विधि मंत्रालय देख रहे हैं। भगवान सिंह कुशवाहा, ये योजना एवं विकास देख रहे हैं। शीला कुमारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। श्रेयसी सिंह ये उद्योग एवं खेल को देख रही हैं। मिथिलेश तिवारी शिक्षा को देख रहे हैं। शिक्षा का पूछा जाता है इसलिए याद रखेंगे। और अभी जैसा कि वहाँ कोचिंग सेंटर और कई सारी चीज़ें हैं, खान सर और रोशन सर उनके जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से मिथिलेश तिवारी भी, ये शिक्षा का विषय जो है ये सुर्खियों में है, तो इसलिए याद रखेंगे कि मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्रालय देख रहे हैं। इसके बाद रामचंद्र प्रसाद पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय देख रहे हैं। दीपक प्रकाश पंचायती राज देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा मंत्रिमंडल है बिहार का, उनके जो चर्चित नाम हैं वो हैं यहाँ पर। इन नामों को याद रखेंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड पर कार्यशाला। तो 16 अप्रैल 2026 को बिहार में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य के योजना विकास विभाग द्वारा पटना में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। तो पूछा जा सकता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 कहाँ पर आयोजित की गई है, तो पटना में की गई है। इस कार्यशाला में सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास और निगरानी तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, इस कार्यशाला की अध्यक्षता योजना एवं विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी ने की है। तो याद रखेंगे इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा बिहार का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। तो ये याद रखना है कि बिहार का पहला जो स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है वो कहाँ पर बना। तो बिहार का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है ना, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और राजगीर स्थित स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमी में स्थापित किया जा रहा है। तो एक तो पटना और एक राजगीर, ये दोनों नाम याद रखना है। और इस सेंटर की स्थापना खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से शारीरिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस सेंटर में, इसके बाद इसी में है आगे, इस सेंटर में खिलाड़ियों को खेल, पोषण, प्रदर्शन विश्लेषण और स्पोर्ट्स मसाज जैसी उन्नत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो याद रखेंगे पटना और राजगीर, ये दोनों जो जगह हैं ये याद रखेंगे स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए। अगला टॉपिक है बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026। तो ये एक नियमावली आई है, इसमें बहुत सारी डिटेल हैं, इसको एक एक करके पढ़ते हैं और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो याद कर लेना है। तो 10 अप्रैल 2026 को आधिकारिक सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 प्रभावी हो गई है। बिहार सरकार द्वारा जनवरी 2026 में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस नियमावली का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करना और विभागीय अनुशासन बनाए रखना, यानी कि सोशल मीडिया, जो सरकारी कर्मचारी हैं बिहार के, उन पर सोशल मीडिया को किस तरह से चलाना है और कितना छूट दी गई है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इस नियमावली में संशोधन किया गया है। जैसे कि सरकारी कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये संशोधन किया गया है कि अब आप बिना अनुमति के सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकते हैं। और अकाउंट बनाने हैं तो कोई भी आधिकारिक ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जो भी आपका ऑफिशियल है, यानी कि जो कंपनी की तरफ से कोई ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर है तो उसका आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कर्मचारी बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर सरकारी नीतियों या योजनाओं या फिर अदालत के फैसलों पर अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी को भी पोस्ट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं बिहार के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए, कि अब आप कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी भी पोस्ट नहीं कर सकते हैं ऐसी। कार्यालय के अंदर रील बनाना, वीडियो शूट करना, लाइव ब्रॉडकास्ट करना तथा बैठकों का सीधा प्रसारण करना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया, मना कर दिया गया, आप नहीं कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। इस नियमावली में यह भी प्रावधान है कि कोई भी गोपनीय दस्तावेज, आपत्तिजनक सामग्री या किसी राजनीतिक दल के समर्थन विरोध वाली पोस्ट को साझा करना जो है वो नियमों के विरुद्ध माना जाएगा। और इन नियमों के उल्लंघन में अगर कोई संलिप्त पाया गया है ना, कोई ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया गया तो उसके विरुद्ध सीधे जो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी वो उनके खिलाफ की जाएगी। ठीक है, तो जो भी बिहार के सरकारी कर्मचारी हैं वो इस बात को ध्यान रखें और रील वील ना बनाएं। आज का जो दौर है वो रील और यूट्यूब का है, तो मत बनाएं। इसके बाद बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज, तो जो टॉपिक है इसमें बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज भागलपुर के
अजगैबीनाथ धाम में 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। तो याद रखेंगे कहाँ पर ये बनाया जा रहा है, भागलपुर में बनाया जा रहा है, 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ये ग्लास ब्रिज लगभग 30 मीटर लंबा होगा और इसे लगभग 200 फीट की ऊंचाई पर निर्मित किया जाएगा। ठीक है। एक समय में लगभग 40 श्रद्धालु इस पर भ्रमण कर सकेंगे। याद रखेंगे भी, एक समय में इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 40 श्रद्धालु इस पर भ्रमण कर सकते हैं। और बिहार का जो पहला ग्लास ब्रिज था वो राजगीर नालंदा में स्थित है। तो अभी ये दूसरा ग्लास ब्रिज हो जाएगा जो बनेगा, और पहला जो ग्लास ब्रिज था वो नालंदा में था और दूसरा भागलपुर में प्रस्तावित है। ठीक। अगला टॉपिक है हमारा बिहार विश्व गौरव सम्मान 2026। तो इसमें क्या है कि जो अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित भारत के महावाणिज्यिक दूतावास में बिहार दिवस 2026 के उपलक्ष्य में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया था। और इस समारोह में जो बिहार मूल के प्रवासी समुदाय के 4 लोग हैं उनको उत्कृष्ट उपलब्धियों और बिहार के प्रति योगदान के लिए बिहार विश्व गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया था अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और ये सम्मान प्राप्त करने वाले 4 लोगों में विश्व बैंक समूह के जल विभाग के वैश्विक निदेशक सरोज कुमार झा और फुलक्रम डिजिटल के अध्यक्ष एवं संस्थापक राजेश सिन्हा और एएमडी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मुख्य सूचना अधिकारी हसमुख रंजन और सिल्वामो के मुख्य डिजिटल एवं सूचना अधिकारी संजय चौबे शामिल हैं। तो ये 4 नाम आपको याद रखना है। मैं इसको और हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ एक बार कि सरोज कुमार झा, एक नाम ये हो गया आपके पास, दूसरा राजेश सिन्हा याद रखना है, तीसरा आपको हसमुख रंजन का नाम याद रखना है और चौथा संजय चौबे का नाम याद रखना है। आप इनके जो भी किस लिए ये लोग फेमस हैं तो ये भी याद रख सकते हैं। जैसे कि सरोज कुमार झा जो हैं वो विश्व बैंक समूह के जल विभाग के वैश्विक निदेशक हैं और राजेश सिन्हा जो हैं वो फुलक्रम डिजिटल के अध्यक्ष एवं संस्थापक हैं। हसमुख रंजन एएमडी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य सूचना अधिकारी हैं और संजय चौबे सिल्वामो के मुख्य डिजिटल एवं सूचना अधिकारी हैं। तो इन 4 लोगों को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी। तो बिहार सरकार द्वारा पटना के पास एक ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें होगा क्या, इसमें 250 एकड़ में जापान और सिंगापुर मॉडल पर ये निर्मित किया जाएगा। तो ये जो एजुकेशन सिटी है वो 250 एकड़ की ज़मीन में या जगह में इसको निर्मित किया जाएगा। इसमें शुरुआती अनुमानित जो निवेश है वो 547 करोड़ रुपए इसमें निवेश किया जाएगा। इसकी विस्तृत जो परियोजना रिपोर्ट है यानी कि DPR डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट वो तैयार कर ली गई है और ये एजुकेशन सिटी एक साझा कैंपस प्रणाली पर आधारित होगी जिससे कई विश्वविद्यालय और महाविद्यालय एक ही एकीकृत परिसर में काम करेंगे, है ना। जैसे एक ही जगह पे कई सारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय होंगे। इसमें स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाएंगी। इसके बाद आते हैं अगला जो नाम है शुभम कुमार। इनका यूट्यूब चैनल आप लोगों ने देखा होगा और इनका जो यूट्यूब चैनल है वो नोमैड शुभम के नाम से है ना, नोमैड शुभम के नाम से है। ये विदेश में कई सारे जो देश हैं, कंट्रीज़ हैं, उनकी यात्राएं करते रहते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि मार्च 2026 में शुभम कुमार विश्व के सभी 197 संप्रभु देशों की यात्रा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय और एशियाई बन गए। मतलब एशिया में भी प्रथम और भारत में भी प्रथम। और उन्होंने यह उपलब्धि ब्राज़ील की यात्रा को पूरा करके हासिल की है। बिहार के मुंगेर के रहने वाले हैं शुभम कुमार और इनको नोमैड शुभम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 2018 में मात्र 17 वर्ष की उम्र में अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। तो ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बिहार दिवस समारोह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है BPSC के लिए। 22 मार्च 2026 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 114वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित बिहार दिवस समारोह का उद्घाटन किया। बिहार दिवस समारोह का समापन जो है वो 24 मार्च 2026 को हुआ। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का जो थीम था, जो विषय था, वो था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। ठीक है। बिहार दिवस समारोह गांधी मैदान पटना में हुआ था। ये भी याद रखें कि कहाँ पर हुआ था, तो गांधी मैदान पटना में हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके, ये फैक्ट है ना, ये एक हिस्ट्री का भी फैक्ट है और याद रखना चाहिए, आपको जानना जरूर चाहिए कि 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नया एवं पृथक राज्य बनाया गया।
बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार राज्य के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, आयुष्मान मंथन बिहार कार्यक्रम। तो 16 मार्च 2026 को पटना के शास्त्री नगर स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयुष्मान मंथन बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने, इलाज में पारदर्शिता लाने और जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चर्चा की गई थी। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से आम नागरिकों तथा गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उपायों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। अगला टॉपिक है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2026। तो 12 से 15 मार्च 2026 के मध्य नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2026 का आयोजन राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, याद रखेंगे कहाँ पर हुआ था, राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर नालंदा बिहार में किया गया था। इस महोत्सव का जो विषय था वो पुनर्कल्पित भारत विश्व बंधु से विश्व गुरु तक, ये इसका विषय था, थीम थी। इस महोत्सव में भारत और विश्व भर के 70 से अधिक प्रसिद्ध लेखकों, दार्शनिकों, विचारक और पत्रकारों ने भाग लिया था। महोत्सव में प्राचीन भारतीय संवाद परंपरा, 21वीं सदी में नालंदा का महत्व, क्योंकि नालंदा बहुत महत्वपूर्ण जगह थी हमारे जो प्राचीन भारत है उससे, तो नालंदा उनके जैसे विषयों पर गहन विचार विमर्श हुआ और सार्वजनिक नीति पर सत्र आयोजित किए गए। तो ये याद रखना है आप लोगों को, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ हुआ है, नालंदा बिहार में हुआ है। और इसकी जो थीम है ये याद रखेंगे कि पुनर्कल्पित भारत विश्व बंधु से विश्व गुरु तक। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एग्रो बिहार 2026। तो ये याद रखेंगे कि 12 से 15 मार्च 2026 के मध्य राज्य स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेला एग्रो बिहार 2026 का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया था। ठीक है, पटना के गांधी मैदान में इसका आयोजन किया गया है, ये याद रखेंगे पहली बात। तो फिर इस मेले का आयोजन बिहार कृषि विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से किया है। तो ये भी याद रखेंगे कि किस विभाग ने इसको किया है, इसका आयोजन करवाया है, बिहार के कृषि विभाग ने इसका आयोजन करवाया है। इसके बाद इस मेले में विशेषज्ञ वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिदिन किसान पाठशाला चलाई गई, जहाँ डिजिटल खेती, एग्रोड्रोन और पर्यावरण अनुकूल खेती के बारे में किसानों को जानकारी प्रदान की गई। समापन समारोह में मेले में भाग लेने वाली कंपनियों अधिकारियों को सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिरला टायर्स, है ना, बिरला टायर्स को पहला, हैवेल्स इंडिया को दूसरा और शक्तिमान एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक है हमारा बिहार के नए राज्यपाल। तो 14 मार्च 2026 को लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है। और इनको शपथ दिलवाई किसने है, तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इस पद पर उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लिया है ना। तो अभी तक कौन थे, आरिफ मोहम्मद खान थे, उनकी जगह पर अब बिहार के नए राज्यपाल कौन आ गए हैं, सैयद अता हसनैन आ गए। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा बिहार का पहला सफल जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण। यकृत मतलब लीवर, तो लीवर ट्रांसप्लांट का हुआ है अभी, जीवित लिविंग डोनर हुआ है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि मार्च 2026 में बिहार का पहला सफल जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण यानी कि लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट पटना स्थित रूबन मेमोरियल अस्पताल में किया गया है। तो याद रखेंगे कहाँ पर किया गया है, रूबन मेमोरियल अस्पताल में ये किया गया है। लगभग 9 घंटे तक ये सर्जरी चली थी और इसमें जो किडनी कंसल्टेंट हैं डॉक्टर मिलिंद कुमार और उनकी जो टीम है, ठीक है, डॉक्टर मिलिंद कुमार और उनकी विशेषज्ञों की टीम ने ये सर्जरी की थी। और इस ऐतिहासिक सर्जरी में एक 23 वर्षीय छोटे भाई ने अपने 31 वर्षीय बड़े भाई को अपने यकृत का एक हिस्सा दान कर नया जीवन दिया है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बिहार का तीसरा प्राणी उद्यान। तो बिहार में अभी तक 2 प्राणी उद्यान थे, अब तीसरे प्राणी उद्यान को मंजूरी मिल गई है। तो ये कहाँ मिली है, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धांतिक मंजूरी के बाद गया में बिहार का तीसरा प्राणी उद्यान गया डोभी रोड पर
जमारी के पास स्थित स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, गया में ये तीसरा प्राणी उद्यान स्थापित किया जा रहा है। इससे पहले पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान और राजगीर स्थित जू सफारी के बाद ये दोनों पहले से थे, मतलब पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान और राजगीर स्थित जू सफारी, और इसके बाद अब ये तीसरा प्रमुख वन्यजीव केंद्र होगा। अगला टॉपिक है बिहार के 2 जिलों में डॉपलर वेदर रडार सिस्टम या स्टेशन की स्थापना की गई है। तो बिहार के भागलपुर में और पश्चिमी चंपारण, ये 2 ज़िले हैं जो पश्चिम चंपारण और भागलपुर, इन दोनों ज़िलों में राज्य के मौसम की जो अपडेट देते हैं और आपदा प्रबंधन के लिए जो अलार्म देते हैं, उनको मजबूत करने के लिए, इस सिस्टम को और मजबूती प्रदान करने के लिए डॉपलर वेदर रडार स्टेशन की स्थापना की जा रही है। तो इसरो और बिहार मौसम सेवा केंद्र के सहयोग से इन रडार स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें और भी है कि दोनों जिलों में हाइब्रिड डॉपलर रडार लगाए जा रहे हैं जो आधुनिक तकनीकी पर आधारित हैं। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2026। तो 21 से 22 फरवरी 2026 के मध्य पटना के बुद्ध मार्ग स्थित ताज होटल में बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया था। इस कॉन्क्लेव का 21 फरवरी 2026 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया था। तो याद रखेंगे इसका उद्घाटन किसने किया था, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार में कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे बिहार कैंसर कॉन्क्लेव कहाँ ये किया गया है, पटना के बुद्ध मार्ग स्थित राज होटल में, और उसका जो उद्घाटन किया है वो नीतीश कुमार जी ने किया था। इसके बाद बिहार का पहला शिल्प ग्राम, तो याद रख इसमें क्या है, 21 फरवरी 2026 को मधुबनी जिले के जितवारपुर ग्राम में बिहार के पहले शिल्प ग्राम का कार्य आरंभ किया गया। तो कहाँ पर किया गया, मधुबनी जिले के जितवारपुर ग्राम में बिहार के पहले शिल्प ग्राम का कार्य आरंभ किया गया। इसके बारे में और देख लेते हैं। तो मधुबनी जिले के जितवारपुर ग्राम में बिहार के पहले शिल्प ग्राम का स्थापना वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार संग्रहालय के सहयोग से किया गया है। तो ये याद रखेंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें किसके किसके सहयोग से ये बनाया गया है ना। तो याद रखेंगे इसका कि ये वस्त्र मंत्रालय और भारत सरकार और साथ ही साथ बिहार संग्रहालय, इन तीनों के सहयोग से इस शिल्प ग्राम की स्थापना की जा रही है। और इसमें जो है, ये जो जितवारपुर गांव है, ये इसमें 500 घरों वाला है ये जितवारपुर गांव, और ये देश का एकमात्र ऐसा गांव है जिसने अब तक सबसे अधिक 3 पद्मश्री कलाकार दिए हैं। ठीक है, सबसे अधिक, तो जो अपने आप में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। 3 पद्मश्री कलाकारों में अगर नाम की बात करें तो ये नाम है, एक तो नाम है ये जगदम्बा देवी, दूसरा नाम है सीता देवी और तीसरा नाम है बउआ देवी। तो ये तीनों नाम याद रखने हैं आप लोगों को, क्योंकि ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। और ये गांव का नाम भी याद रखना है, जितवारपुर। सितंबर 2025 में वस्त्र मंत्रालय होगा ये, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव को बिहार का पहला शिल्प ग्राम बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा पुलिस दीदी पहल। तो 20 फरवरी 2026 को बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो कि वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री है, उन्होंने पुलिस दीदी पहल की घोषणा की थी। ठीक है, पुलिस दीदी पहल की घोषणा सम्राट चौधरी जी ने की थी। अब इस पुलिस दीदी में है क्या चीज़ कि इसका उद्देश्य जो है वो पुलिस और महिलाओं के बीच, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में विश्वास और संवाद को सुदृढ़ बनाना है। इस पहल के तहत अभया ब्रिगेड को सशक्त बनाते हुए पुलिस दीदी के रूप में विकसित किया जाएगा। पुलिस दीदी के रूप में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की जाएगी। इन महिला पुलिसकर्मियों को गश्त के लिए 1500 स्कूटी और 2500 मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। सभी पुलिस लाइन में जीविका दीदी रसोई शुरू की जाएगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। सभी जो पुलिस लाइन है उसमें जीविका दीदी रसोई भी शुरू की जाएगी। ठीक, तो ये पुलिस दीदी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखेंगे इन सारी चीज़ों को। इसके बाद सोनपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 20 फरवरी 2026 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा सारण जिले के सोनपुर में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसे एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके बाद अगला है हमारा बिहार नक्सलवाद से मुक्त घोषित।
तो बिहार में क्या हुआ है कि अभी जो हाल ही में मुंगेर ज़िले में जो माओवादी हैं सुरेश कोड़ा, तो सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के साथ अब बिहार जो है वो आधिकारिक रूप से नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि 19 फरवरी को अब बिहार जो है वो नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। समर्पण किसने किया था, आत्मसमर्पण, वो सुरेश कोड़ा ने किया था मुंगेर जिले में। और अप्रैल 2026 में तेलंगाना राज्य को भी नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया गया था। अगला है IGIMS पटना को उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। तो क्यों दिया गया भाई, देखते हैं। तो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च द्वारा प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार यानी कि एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार संस्थान को चिकित्सा, अनुसंधान, शिक्षा और विशेष रूप से मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट के अंतर्गत बेहतरीन शोध कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। तो कौन से संस्थान को, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS पटना, याद रखेंगे इसको, उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला है हमारा बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026। तो 24 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा द्वारा बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य शहरी स्थानीय प्रशासन व्यवस्था में नगरीय निकायों, निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की कार्यप्रणाली में बदलाव लाना है। उसमें कुछ सुधार किए जाएंगे। सभी निर्वाचित जो पार्षद मतदाता होंगे और गुप्त मतदान के आधार पर सदस्यों का चुनाव होगा। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक होगी। संशोधन के बाद निर्णय क्षमता किसी एक मुख्य पार्षद या महापौर के हाथ में सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्थायी समिति में प्रतिनिधित्व के आधार पर फैसले होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इस बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक के में ये चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं, इसमें ये संशोधन किए गए हैं। तो आप सब याद रख सकते हैं। ये मल्टीपल चॉइस में जैसे एक से अधिक कथन जिसमें सही होते हैं, तो वैसे वाले में भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला टॉपिक। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना। तो 3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री ने वर्ष 2026-27 के बजट भाषण के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 से राज्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर विकास सम्मान निधि योजना शुरू करने की घोषणा की है। बिहार सरकार इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 6,000 रुपये की राशि के अतिरिक्त प्रदान करेगी। यानी कि अब जो ये टोटल राशि है, तो बिहार के किसानों को अब टोटल राशि कितनी मिल जाएगी, 9,000 रुपये प्रतिवर्ष ये सहायता राशि मिल जाएगी। अगला टॉपिक हमारा एपिकॉन 2026। 29 जनवरी 2026 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू सभागार, याद रखेंगे, बापू सभागार में आयोजित एपिकॉन को अगर फुल फॉर्म इसका बोला जाए तो एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। तो ये भी याद रखेंगे, इसका जो फुल फॉर्म है, इस फुल फॉर्म को भी आप लोग याद रखेंगे। और इसका समापन 1 फरवरी 2026 को हुआ था और उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न पुस्तकों का भी विमोचन किया था। तो एपिकॉन 2026 याद रखेंगे इसमें। और इस 4 दिवसीय आयोजन के दौरान चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी नवीनतम शोध एवं आधुनिक उपचार पद्धतियों पर भी विचार विमर्श किया गया था। अगला टॉपिक हमारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अतिरिक्त वित्तीय सहायता। तो 29 जनवरी 2026 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त की स्वीकृति प्रदान की गई। तो जो इस योजना के तहत 10,000 रुपये की जो पहली किस्त थी वो प्रत्यक्ष लाभांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत लाखों महिला लाभार्थियों के खाते में भेज दी गई थी। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला उद्यमियों को अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद बिहार सेमीकंडक्टर नीति। सेमीकंडक्टर आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो बहुत सारे प्लांट हैं हमारे देश में, बिहार में, गुजरात में, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर सेमीकंडक्टर की जो प्लानिंग है वो चल रही है, सेमीकंडक्टर के प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हाल ही में ये न्यूज़ में भी है। और सेमीकंडक्टर की जिस तरह से डिमांड है
तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक एक पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूज़ करने के लिए, और साथ ही साथ ये प्री में भी इम्पोर्टेंट तो रहेगा ही रहेगा। तो देखते हैं, 29 जनवरी 2026 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। और ये डायरेक्ट डेट भी पूछ सकते हैं, तो ये डेट यहाँ पर याद रख लीजिएगा। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना, व्यापक पैमाने पर तकनीकी अवसंरचना का विकास करना और लगभग 2 लाख युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना। ठीक है, तो निवेश कितने का है? 25,000 करोड़ का। इस नीति के तहत सेमीकंडक्टर और एआई इकाइयों की स्थापना के लिए परियोजना की अनुमोदित लागत के प्रति 100 करोड़ रुपए पर 1 एकड़ भूमि मात्र 1 रुपये की टोकन राशि पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, ये बिहार सरकार करेगी। नई नीति के तहत निवेशकर्ता कंपनियों को बिजली, जमीन और पूंजीगत निवेश पर भारी सब्सिडी भी दी जाएगी, ताकि वो आकर्षित हों इस जगह पे अपने सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए। नई नीति के तहत सेमीकंडक्टर इकाई को मात्र 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध होगी और वास्तविक लागत का शेष हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, है ना। तो बिहार सरकार उसको जो इन्वेस्टर है उनको लुभाने के लिए ये सारे कदम, जो ये सारी सब्सिडी है, ये सब दे रही है। इसके अलावा इस नीति में कंपनी को पेटेंट लागत का 75% तक प्रतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है और बैंक या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी, जो सहायता उत्पादन शुरू होने के बाद 7 वर्षों तक मिलेगी। इसकी अधिकतम सीमा 25 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बिहार सेमीकंडक्टर नीति के लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, एक एक चीज़। फैक्चुअल डाटा है, फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है, एज इट इज़ पूछा जाएगा, याद रखिएगा इसको। कुछ चीज़ें और हैं इसमें कि इस नीति के तहत अगले 5 वर्षों में 50,000 सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल्स तैयार करने की योजना है और इस नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर सेंटर का हिस्सा 5% पहुंचाने का है। सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन होता है वो मेनली चाइना में होता है या बाहर के देशों में ही होता है, हम लोग उसका इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश में अभी तक सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं होती है। तो इसी के लिए सरकार, उसमें चाहे बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, दोनों ही सरकारें इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर के जो प्लांट हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो इंडिया में लगें ताकि मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर बन पाएँ और जिससे जो हमारे देश में जो सेमीकंडक्टर की डिमांड है वो पूरी हो पाए। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा इंद्रपुरी जलाशय परियोजना। तो 13 जनवरी 2026 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा सिंचाई एवं अन्य उद्देश्यों के लिए पानी साझा करने हेतु बिहार और झारखंड के बीच हुए समझौते के बाद इंद्रपुरी जलाशय परियोजना के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कि इंद्रपुरी जो जलाशय परियोजना है, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो बिहार और झारखंड के बीच है ये समझौता है और इंद्रपुरी जलाशय परियोजना के लिए, और ये परियोजना रोहतास जिले में सोन नदी पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि ये जो जलाशय है ये कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर निर्मित की जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने झारखंड के साथ मसौदा पर हस्ताक्षर करने के लिए जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस परियोजना से दक्षिण बिहार के 8 जिले में सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा। इनमें भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया और अरवल शामिल है। ठीक है, तो याद रखेंगे इंद्रपुरी जलाशय बिहार और झारखंड के बीच, और कौन सी नदी पर? सोन नदी पर, रोहतास जिले में। इसके बाद अगला टॉपिक है पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। तो 7 जनवरी 2026 को न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इस पद पर उन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर सिंह का स्थान ग्रहण किया है। तो याद रखेंगे पटना उच्च न्यायालय के अब नए मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? संगम कुमार साहू। अगला टॉपिक है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व। तो दिसंबर 2025 में बिहार सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो अभी तक बिहार में सिर्फ एक था, वाल्मीकि, और अब दूसरा जो टाइगर रिजर्व है वो कैमूर जो है, उसको कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी, अब उसको टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
अभी तक क्या था, अभी तक पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व था बिहार में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम चंपारण में है। तो अब इसके बाद ये जो कैमूर वाला है ये दूसरा और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। कैमूर टाइगर रिजर्व कैमूर और रोहतास ज़िले में विस्तारित है। तो ये अगर पूछ ले कि कौन कौन से ज़िले में इसकी जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर है, तो कैमूर और रोहतास ज़िले में है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा भी इसे सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में बिहार के सम्मान प्राप्त करता है। तो बाल पुरस्कार दिए जाते हैं हर साल, और 26 दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से 20 असाधारण बच्चों को सम्मानित किया गया था, और इसमें बिहार के 2 बच्चों को असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया था। तो एक तो नाम सब लोगों को मालूम है, समस्तीपुर के हैं युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, है ना। तो समस्तीपुर के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को खेल श्रेणी में, और दूसरे जो हैं ये कैमूर मोहनिया के 11 वर्षीय हैं कमलेश कुमार, तो उनको उनकी वीरता की श्रेणी में मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। तो वैभव सूर्यवंशी आप सभी को मालूम है कि युवा क्रिकेटर हैं, लेकिन जो कमलेश कुमार हैं इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये पुरस्कार अपने प्राणों की आहुति देकर दुर्गावती नदी में डूबते हुए एक बच्चे की जान बचाने के लिए दिया गया है। तो जान बचाने के चक्कर में इनकी खुद की जो जान है वो चली गई, जिसकी वजह से इन्हें वीरता श्रेणी में मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। अगला टॉपिक है मधुबनी में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। तो 23 से 24 दिसंबर 2025 तक मधुबनी में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया। इसका आयोजन बिहार कला एवं संस्कृति और युवा विभाग द्वारा मधुबनी जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया है, याद रखेंगे इसको। और इस महोत्सव का समापन वाटसन उच्च विद्यालय के मैदान में हुआ था। मधुबनी जिले ने इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की झांकी प्रतियोगिता में पहला स्थान भी हासिल किया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव है इसकी जो झांकी प्रतियोगिता हुई थी, तो इसमें पहला स्थान किसने हासिल किया है, तो पहला स्थान मधुबनी जिले ने ही हासिल किया है। ठीक है, अगला है हमारा बिहार 2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 3। तो इसमें है कि 21 दिसंबर 2025 को बिहार 2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 3 का आयोजन कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ था। ठीक है, तो 2025 का जो ये आयोजन हुआ है वो कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ है, ऑक्सफोर्ड कॉलेज में, वो भी बेंगलोर के ऑक्सफोर्ड कॉलेज में ही हुआ था। इसका आयोजन लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान द्वारा किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे कि इस जो ये याद रखेंगे कि ये जो बिहार 2047 विजन कॉन्क्लेव है, तो इस विजन कॉन्क्लेव का जो आयोजन है वो किसके अंतर्गत किया गया है, किस अभियान के अंतर्गत, लेट्स इंस्पायर बिहार, इस अभियान के अंतर्गत किया गया था। तो 2025 में बेंगलोर में किया गया है। और अब इस अभियान का जो वर्ष 2026 में हैदराबाद और नई दिल्ली में इसका आयोजन करने की योजना है। ठीक है, इस कॉन्क्लेव में बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल, याद रखेंगे जो बिहार के, अब इसमें देखिए ये भी याद रख सकते हैं बिहार के उद्योग मंत्री कौन है, तो दिलीप कुमार जायसवाल ने बिहार में निवेश प्रोत्साहन पर प्रकाश डाला है। इस कॉन्क्लेव का आयोजन का मुख्य उद्देश्य उद्यमिता, युवा सशक्तिकरण और वर्ष 2047 तक बिहार के विकास हेतु एक रणनीतिक रोड मैप तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, बेंगलोर में हुआ। 2026 में कहाँ पर होना है, हैदराबाद और नई दिल्ली में होना है। अगला टॉपिक है 7 निश्चय 3, है ना। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, 16 दिसंबर 2025 को बिहार में मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के आधार पर विकास की गति तेज करने हेतु वर्ष 2025-30 तक के लिए 7 निश्चय 3 के गठन करने एवं इससे संबंधित संकल्प प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब ये जो 7 निश्चय 3 हैं, इसके तहत 7 संकल्प जो हैं वो निर्धारित किए गए थे। तो ये हैं कौन कौन से, ये याद रखेंगे। तो सबसे पहला है दोगुनी रोजगार दोगुनी आय। तो इसमें 7 संकल्प कौन कौन से हैं, दोगुनी रोजगार दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार और सबका सम्मान जीवन आसान।
ये सारे 7 संकल्पों में शामिल किए गए हैं। तो याद रखेंगे 7 संकल्प के नाम याद रखेंगे, ये मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप कहीं पर किसी जब आपको लगे कि इस तरह की चीज़ें आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ें, ये सातों जो संकल्प हैं वो आप उसमें मेंस में आंसर राइटिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर मनीष मंडल। तो मनीष मंडल, इनका नाम क्यों अभी सुर्खियों में है, तो देखते हैं। 5 दिसंबर 2025 को पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और वरिष्ठ सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर मनीष मंडल को इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर चुना गया है। तो मनीष मंडल को क्या किया गया है, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर चुना गया है। तो इसके लिए मनीष मंडल का नाम इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में आ गया। तो याद रखेंगे इनका कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर किसे चुना गया है, तो आप लोग आंसर दे देंगे मनीष मंडल को। ठीक है। और डॉक्टर मनीष मंडल का चयन सिंगापुर में आयोजित ICS के 44वें द्विवार्षिक सम्मेलन के दौरान हुआ था। ठीक। अगला टॉपिक है आपका बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कोई ना कोई तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। अब इसमें देख लेते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा गया था, आप सभी को मालूम है। 2 चरणों में ये संपन्न हुआ था, एक 6 और 11 नवंबर को। इम्पॉर्टेंट है ये, 2 चरणों में हुआ था। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो कितने चरणों में हुआ था, तो 2 चरणों में हुआ था। ठीक। और इसमें क्या हुआ है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो था NDA, इसको प्रचंड विजय मिली है और 243 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 202 सीटें हासिल हुई थी, और जबकि जो प्रमुख विपक्षी महागठबंधन था उनको मात्र 35 सीटें ही प्राप्त हुई थी। तो याद रखेंगे टोटल सीटें कितनी थी, टोटल सीटें 243 थी, 202 सीटें NDA ने हासिल की थी, और जो महागठबंधन बनाया था विपक्षी दल ने, अपोजिशन ने, उनको सिर्फ 35 सीटें ही मिली थी। ये परिणाम कई मायनों में ऐतिहासिक इसलिए भी रहा है, जैसे कि रिकॉर्ड मतदान हुआ था और महिला मतदानों की जो भागीदारी थी वो बढ़ गई थी, इसमें बहुत ज़्यादा हुई है। और जो भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ECI ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सफल आयोजन किया, जिसमें मतदान प्रतिशत 67.13% रहा है। बिहार में हमेशा से ये उसकी हिस्ट्री रही है कि वहाँ पे मतदान प्रतिशतता जो है वो बहुत कम रहा है, लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत अच्छा रहा है। ठीक है, जो अब ये देखिए 67, ये जो फैक्चुअल डाटा है ये याद रखना है कि 67.13% मतदान हुआ है, और जो 1951 के बाद अब तक का सबसे उच्चतम प्रतिशत है। और इसमें महिला मतदान जो हुआ है वो 71.6% है और पुरुष मतदान 62.8% है। ठीक। अब इसमें बिहार में SIR के दौरान अंतिम मतदाता सूची में इतने लोग मतदाता थे, तो ये उतना ज़्यादा डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों की। ये जो प्रतिशत वाली चीज़ें हैं ये याद रखने वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि महिला का प्रतिशत कितना था 71.6, और जो पुरुष मतदान का प्रतिशत रहा है वो 62.8, और ओवरऑल जो मतदान रहा है वो 67.13% रहा है। चुनाव परिणामों के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 202 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भाजपा थी, जनता दल था, लोक जनशक्ति पार्टी थी रामविलास जी की, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये सारे शामिल थे इसमें NDA में। इसको टोटल कुल मिला के NDA बोलते हैं। भाजपा ने 89 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया, जबकि JDU ने 85 सीटें जीती थी। 3 वर्षों की प्रदेश यात्रा और भारी प्रचार के बावजूद प्रशांत किशोर, जिनका नाम बहुत चर्चित है, और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी थी और इनको एक भी सीट नहीं मिली थी। बड़ा दुर्भाग्य वाली चीज़ थी कि इनको एक भी सीट नहीं मिली थी। मैथिली ठाकुर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, लोक गायिका हैं, इनके जो गाने हैं वो बहुत फेमस हैं, कई सारे गाने इनके बहुत अच्छे भी रहे हैं। तो मैथिली ठाकुर जी, इन्होंने बीजेपी से इन्होंने चुनाव लड़ा था, बीजेपी सीट से। और कहाँ से ये लिया था, अली नगर से, इन्होंने अली नगर की सीट से ये विजयी रही हैं। और आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अली नगर का नाम इन्होंने बदल के क्या कर दिया है। अब इसी में मैथिली ठाकुर इस जीत के साथ बिहार की सबसे युवा विधायक बन गई हैं। और इसमें और भी चीज़ें हैं कि रुपौली सीट, याद रखेंगे,
रुपौली सीट से जनता दल के कलाधर प्रसाद मंडल ने सबसे अधिक मार्जिन यानी कि 73,572 वोट से जीत हासिल की है। तो सबसे अधिक मार्जिन से जीत हासिल की है कलाधर प्रसाद मंडल जनता दल के हैं और रुपौली सीट से हैं। जबकि संदेश सीट से, याद रखेंगे ये चीज़ें, संदेश सीट से जनता दल के ही हैं और राधाचरण शाह ने सबसे कम मार्जिन सिर्फ 27 वोटों से जीत हासिल की है। सोच लीजिए, 27 वोट से इन्होंने सिर्फ जीत हासिल की है। तो सबसे कम मार्जिन और सबसे ज़्यादा मार्जिन, ये दोनों याद रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कलाधर प्रसाद मिश्रा मंडल और सबसे जो कम मार्जिन से जो जीत हासिल की है वो राधाचरण शाह, याद रखना है। और इनकी सीटें भी याद रखनी है, संदेश सीट और रुपौली सीट। 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री वो बन गए थे। उनके साथ ही सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ये बात है 20 नवंबर 2025 की। लेकिन जो हाल ही में है, अब सम्राट चौधरी जी जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब उस समय जो चुनाव हुआ था उसके जो परिणाम हैं, तो हर एक पार्टी का अलग अलग कितनी सीटें उन्होंने ली थी वो है यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 89 सीटें इन्होंने हासिल की हैं और जनता दल ने 85 सीटें हासिल की हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने 25 सीटें हासिल की हैं। लोक जनशक्ति पार्टी इन्होंने 19 सीटें हासिल की हैं। कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन्होंने 5 सीटें हासिल की। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर इन्होंने 5 सीटें। राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीटें और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट लिबरेशन इन्होंने 2 सीटें हासिल की हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ लोगों ने 1-1 सीटें भी हासिल की हैं, जैसे कि इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी इन्होंने 1 सीट हासिल की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन्होंने भी 1 सीट हासिल की और बहुजन समाजवादी पार्टी इन्होंने भी 1 सीट हासिल की। तो टोटल कुल 243 सीटें थी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीटें हासिल की हैं और जनता दल जिन्होंने 85 सीटें हासिल की हैं। और जो एनडीए का गठबंधन था उन्होंने कुल मिला के 202 सीटें हासिल की थी और वो जीते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अगला टॉपिक है, वर्ष 2025 में बिहार को कृषि क्षेत्र का 2 प्रतिष्ठित अवार्ड प्रदान हुआ है। तो देखते हैं। 12 नवंबर 2025 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण PPV एंड FRA के 21वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान बिहार को कृषि क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कौन से थे? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मार्गदर्शन में पूर्णिया के मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ को मखाना उत्पादन में उत्कृष्टता के लिए प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही रोहतास जिले के कृषक नकुल सिंह, याद रखेंगे, रोहतास जिले के कृषक नकुल सिंह को खीर मोहन धान हेतु प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। एक, मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ को मखाना उत्पादन में उत्कृष्टता के लिए प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दूसरे जो नकुल सिंह हैं रोहतास जिले के, इनको खीर मोहन धान हेतु, याद रखेंगे, खीर मोहन धान हेतु प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये दोनों प्रतिष्ठित अवार्ड बिहार को कृषि क्षेत्र में मिले हैं, इसको याद रखेंगे। अगला है टॉपिक, बिहार का सबसे लंबा पुल। तो नवंबर 2025 में केंद्र सरकार द्वारा गंडक नदी पर बनने वाले 12.036 किलोमीटर ऐतिहासिक मेगा ब्रिज को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ये पुल बेतिया, जो कि पश्चिम चंपारण जिले में है, याद रखेंगे, बेतिया में मनुआ पुल को कुशीनगर में तिवारी पट्टी सुराही से जोड़ता है। तो बिहार को ये उत्तर प्रदेश से जोड़ता है, पहली बात। और दूसरी चीज़ है कि जो पश्चिम चंपारण है उसको कुशीनगर से जोड़ता है। तो ये याद रखेंगे, बिहार का सबसे लंबा पुल है और इसकी जो लंबाई है वो 12.036 गंडक नदी पर ये पुल है। इसके बाद अगला टॉपिक है, भारत का पहला ऊर्जा संग्रहालय। तो बिहार के पटना में बंद पड़े करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन में भारत का पहला ऊर्जा संग्रहालय बनाया गया, ठीक है। तो बिहार के पटना में बंद पड़े
बिहार के पटना में बंद पड़े करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन में भारत का पहला ऊर्जा संग्रहालय बनाया जाएगा। तो याद रखेंगे, करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये ऊर्जा संग्रहालय पटना में। ठीक है, ये भारत का पहला ऐसा संग्रहालय होगा, ये भारत का पहला ऐसा संग्रहालय होगा, और जो ऊर्जा संग्रहालय होगा ये भारत का पहला होगा। ठीक है, और ये संग्रहालय 3 एकड़ के परिसर में विकसित किया जाएगा, जिससे ये पूर्वी भारत के सबसे बड़े ऊर्जा थीम वाले सार्वजनिक स्थानों में से एक होगा। इस ऊर्जा संग्रहालय के निर्माण की जिम्मेदारी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को दी गई है, और अनुमान यह है कि अगले 2-3 सालों में ये संग्रहालय बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, तो याद रखेंगे ये कहाँ पर है? पटना में, और भारत का पहला है। इसके बाद आते हैं, पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। तो 6 अक्टूबर 2025 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो के पहले कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया, प्रथम फेज़ का। तो प्रथम चरण में 3 मेट्रो स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ISBT, 0 माइल और भूतनाथ को जोड़ते हुए कुल 5.3 किलोमीटर लंबे रूट पर पटना मेट्रो संचालित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेट्रो कॉरिडोर 1 के पटना जंक्शन सहित 6 भूमिगत स्टेशन और 9.3 किलोमीटर लंबे टनल का भी शिलान्यास किया है। तो अभी हाल फिलहाल में 3 मेट्रो स्टेशन पे ये मेट्रो चल रही है। अगला टॉपिक है हमारा, भारत का 94th रामसर स्थल। रामसर स्थल अभी हाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि रामसर स्थल बढ़े हैं, और भारत का जो ओवरऑल रामसर स्थल है वो भी 100 के पार हो चुके हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखेंगे। तो भारत का 94वां रामसर स्थल गोगाबील झील को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो गोगाबील झील जो है ये 94th रामसर साइट बन गई है, और ये कहाँ पर है? बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। तो याद रखेंगे, गोगाबील झील, इसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया है, और ये कहाँ पर है? ये कटिहार जिले में है। इसके साथ ही अब भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रामसर स्थलों की कुल संख्या 94 हो गई है। हालांकि ये उस समय की न्यूज़ है, अक्टूबर 2025 की ये न्यूज़ है। आज के समय में ये जो साइट है ये 100 से ज़्यादा हो चुकी हैं, जबकि बिहार में कुल 6 रामसर स्थल हो गए। ठीक है, कटिहार जिले में गंगा और महानंदा नदियों के बीच स्थित गोगाबील झील को बिहार का पहला सामुदायिक अभ्यारण्य होने का गौरव प्राप्त है, जिसका प्रबंधन स्थानीय समुदाय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इससे पूर्व 27 सितंबर 2025 को बक्सर जिले में स्थित गोकुल जलाशय एवं पश्चिम चंपारण जिले में स्थित उदयपुर झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। यानी कि अभी जो 94th रामसर साइट है उसमें गोगाबील झील को हम लोगों ने इसको रामसर साइट का दर्जा दिया है, और इससे पहले गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, इन दोनों को भी रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। गोकुल जलाशय की अगर बात करें तो ये बक्सर ज़िले में है, और उदयपुर झील जो है वो पश्चिम चंपारण ज़िले में है, और जो अभी की है गोगाबील झील ये कहाँ पर है? कटिहार ज़िले में। तो ये सारे इसके पॉइंट्स मैंने आप सबको बता दिए हैं, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ये चीज़। इसके बाद अगला आते हैं मखाना महोत्सव। तो मखाना महोत्सव 2025, तो 4 से 5 अक्टूबर 2025 के मध्य मखाना महोत्सव पटना में आयोजित किया गया है, और ज्ञान भवन पटना में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस महोत्सव में भाग लिया था। उन्होंने इस अवसर पर मखाना संस्कृति से समृद्धि रिपोर्ट का विमोचन किया। इसके अलावा चौहान ने पटना में आयोजित रबी कार्यशाला एवं कृषि सलाहकार संवाद कार्यक्रम में भाग लिया, और कृषि वैज्ञानिकों, सलाहकारों और किसानों को संबोधित भी किया। तो याद रखेंगे कि मखाना महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? पटना में, और इसमें भाग लिया था शिवराज सिंह चौहान ने। इसके बाद अगला टॉपिक है उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव। तो 25 से 28 सितंबर 2025 के मध्य इस महोत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन पटना, बिहार में आयोजित किया गया है। इसे साहित्य अकेडमी, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया है। तो ये सारे लोगों का सहयोग था इसमें, उनके सहयोग से ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया है, याद रखेंगे। अगला टॉपिक है बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए राज्य रणनीति एवं कार्य योजना। तो 25 सितंबर 2025 को बिहार में बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए राज्य राजनीति एवं कार्य योजना 2025 का शुभारंभ किया गया। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी याद रखते हैं। 26 अगस्त 2025 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा
बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए राज्य रणनीतिक एवं कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। और इसके साथ ही बाल श्रम की रोकथाम के लिए शिक्षा, समाज कल्याण और श्रम संसाधन जैसे 18 विभागों को सामूहिक जिम्मेदारी दी गई है। और इसमें बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के उल्लंघन पर नियोजक यानी कि मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाती है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत नियोजकों से 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। मुक्त कराए गए बाल किशोर श्रमिक जिनसे बाल मजदूरी कराई जा रही है, तो वो जो मुक्त कराए गए श्रमिक हैं उनको तुरंत 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां विमुक्त किशोर श्रमिकों को शिक्षा जारी रखने और कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये ऐसा बिहार जो है वो पहला राज्य है ऐसा पूरे देश में। बच्चों के रेस्क्यू और पुनर्वास की निगरानी हेतु पेंसिल पोर्टल का उपयोग राज्य में किया जा रहा है। अब ये पेंसिल पोर्टल से ही अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि पेंसिल पोर्टल किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे जो बाल किशोर श्रमिक हैं उनके रेस्क्यू और पुनर्वास की जो निगरानी है उसके लिए ये पेंसिल पोर्टल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसकी हो गई, याद रखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी। तो 21 सितंबर 2025 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया। बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा 890 यानी कि 889 करोड़ रुपए की लागत से साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार। तो 18 सितंबर 2025 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के विस्तार की घोषणा कर दी है। विस्तार के अंतर्गत इंटर उत्तीर्ण युवाओं या युवतियों के अतिरिक्त अब कला, विज्ञान एवं वाणिज्य स्नातक यानी कि ग्रेजुएट उत्तीर्ण बेरोजगार अगर युवक युवती हैं तो भी उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो 20 से 25 आयु वर्ग के जो स्नातक युवक युवती जो कहीं अध्ययनरत नहीं हैं तथा नौकरी रोजगार हेतु प्रयासरत हैं, उनका कोई स्वरोजगार भी नहीं है अथवा सरकारी, निजी या कोई भी कहीं से भी उनको कोई नियोजन प्राप्त नहीं है, उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह की दर से अधिकतम 2 वर्षों तक सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी नीति है, बहुत अच्छी योजना है बिहार सरकार की तरफ से। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री द्वारा पूर्णिया में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। तो 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया जिले में लगभग 40,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें बिहार ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया गया था, प्रधानमंत्री द्वारा ही किया गया। प्रधानमंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना से राज्य और देश में मखाना उत्पादकों को व्यापक बढ़ावा मिलेगा, है ना, एक्सपोर्ट भी होगा। मखाना हमारे बिहार से बहुत जगह एक्सपोर्ट भी हो रहा है, बहुत देशों में। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 85 से 90% है। और प्रधानमंत्री ने 2680 करोड़ रुपए यानी कि 2,680 करोड़ रुपए के से अधिक लागत वाली कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट के पहले चरण की आधारशिला भी रखी है। तो ये भी याद रखेंगे, कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक परियोजना की आधारशिला भी रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस परियोजना के अंतर्गत नहर के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें गाद निकालना, क्षतिग्रस्त संरचनाओं का पुनर्निर्माण और सेटलमेंट बेसिन का जीर्णोद्धार शामिल है। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया में सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा का भी उद्घाटन किया। अच्छा, ये जो सुविधा है, इस सुविधा को राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं आप सब। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा निफ्ट पटना ABFRL के मध्य समझौता। तो ये हुआ है 12 सितंबर 2025 को पटना में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि निफ्ट और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड
तो इनके मध्य स्वयं सहायता समूह जीविका की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है, यानी कि साइन हुआ है। और इस समझौते के अंतर्गत निफ्ट पटना द्वारा जीविका दीदियों को वस्त्र निर्माण तकनीकी गुणवत्ता नियंत्रण और मशीन संचालन का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद उन्हें ABFRL की बेगूसराय में स्थापित होने वाली इकाई में रोजगार मिलेगा। ठीक है, और कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक चरण में 3.5 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। ये हम लोगों ने अभी जब घोघा बिल झील का बारे में पढ़ा था रामसर साइड 94, उस समय भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ फिर से कर लेते हैं। तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील बिहार की दो आर्द्र भूमियों बक्सर जिले में स्थित गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण जिले में उदयपुर झील को रामसर कन्वेंशन की वैश्विक सूची में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में शामिल कर लिया गया, यानी कि रामसर साइट के रूप में शामिल कर लिया गया। अगला टॉपिक है हमारा पटना में एपीडा के पहले कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। 11 सितंबर 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पटना बिहार में आयोजित बिहार आइडिया फेस्टिवल में कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो पूछा जा सकता है बिहार में एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो पटना में किया गया। किसके द्वारा किया गया है, तो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में जीआई टैग मिथिला मखाना की 7 मीट्रिक टन खेप को न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका के लिए रवाना किया गया। यही मैं बता रहा था कि जो मखाना है बिहार का, उसको बहुत जगह बहुत देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो 7 मीट्रिक टन की जो खेप है वो न्यूजीलैंड और कनाडा और अमेरिका के लिए रवाना किया गया। यह निर्यात बिहार के दरभंगा की निहोशी की संस्थापक महिला उद्यमी नेहा आर्या द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा भागलपुर दुमका रामपुर हाट सिंगल रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी। तो 10 सितंबर 2025 को आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में, तो ये जो लाइन है भागलपुर, दुमका और रामपुर, तो ये 3 जगहों से 3 राज्यों से 3 राज्य इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, बिहार, झारखंड और तीसरा है हमारा पश्चिम बंगाल। इन तीनों राज्यों से ये सम्मिलित है। तो इसकी जो ये जो दोहरीकरण की जो मंजूरी है, मतलब डबल लाइन इसको बना दिया जाएगा। ये जो रूट है इसको डबल लाइन बना दिया जाएगा। जो अभी तक सिंगल लाइन थी उसको डबल लाइन कर दिया जाएगा। और ये रूट कौन सा है, भागलपुर, दुमका और रामपुर हाट। ठीक है, तो ये 177 किलोमीटर का कॉरिडोर है और इसको दोहरीकरण की मंजूरी प्रदान कर दी गई। इसकी कुल लागत राशि जो है वो 3,169 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 5 जिलों को आच्छादित करने वाली, यानी उनको 5 जिलों को लाभान्वित करेगी करने वाली इस परियोजना से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 177 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इस परियोजना के खंड से देवघर यानी कि बाबा वैद्यनाथ धाम, तारापीठ यानी कि शक्तिपीठ आदि जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल भी रेल संपर्क से जुड़ जाएंगे। मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 441 गांवों और 28.72 लाख आबादी तथा 3 आकांक्षी जिलों बोकारो, गोड्डा और दुमका तक कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना। तो रेल की कनेक्टिविटी इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। तो 9 सितंबर 2025 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा राज्य प्रशासन की गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत 141 प्रतिभाशाली युवा पेशावरों का चयन किया जाएगा, जिन्हें IIM बोध गया में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। फेलोशिप की अवधि 2 वर्ष होने वाली है। ट्रेनिंग पूरी होने पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। इस दौरान चयनित युवा पेशेवरों को 80,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का मानदेय भी प्रदान होगा। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसके बाद अगला टॉपिक है बिहार सर्वाधिक जेन जेड आबादी वाला राज्य। जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं जेन जी, तो अब जेन जी के बाद यही जेन जेड हो गया है। जेन जेड आबादी वाला राज्य जो है वो सबसे ज़्यादा बिहार में है। तो सितंबर 2025 में इंडिया इन पिक्सल के आंकड़ों के अनुसार बिहार भारत का सर्वाधिक जेन जेड आबादी प्रतिशत वाला राज्य है। बिहार में 32.5% आबादी जेन जेड से संबंधित है। बिहार के बाद जम्मू कश्मीर में 30.8%, झारखंड में 30.7%, उत्तर प्रदेश में 30% और राजस्थान में 29.2% हैं। दक्षिण भारत के राज्यों के मुकाबले उत्तर भारत के राज्यों में जेन जेड आबादी अधिक है। दक्षिण में अगर बात करें तो तेलंगाना में 24.8% सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है दक्षिण में।
इसके बाद अगला टॉपिक है भूटान के प्रधानमंत्री का बोध गया दौरा। तो 4 दिसंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने बिहार के बोध गया का दौरा किया था। उन्होंने बोध गया में पवित्र महाबोधि मंदिर के दर्शन किए और जो पवित्र महाबोधि मंदिर है, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की थी। अगला जो टॉपिक है वो है पुनपुन सस्पेंशन ब्रिज। 5 सितंबर 2025 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले के पुनपुन ब्लॉक में ऋषिकेश के प्रसिद्ध लक्ष्मण झूले की तर्ज पर निर्मित सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया। ठीक है, पुनपुन ब्रिज का उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया था। इस पुल का निर्माण पुनपुन नदी पर है और जो लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक है गया में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। तो 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया बिहार में 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें प्रधानमंत्री ने पटना जिले के मोकामा को बेगूसराय से जोड़ने वाली औटा सिमरिया पुल को राष्ट्र को समर्पित किया और उसके बाद बक्सर थर्मल पावर प्लांट जो है 660 गुणे 2 यानी कि 2 प्लांट है, 2 इसकी यूनिट हैं, तो 660 की 2 यूनिट हैं, तो 660 गुणे 2 मेगावाट का उद्घाटन किया। मुजफ्फरपुर में बने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। अमृत 2.0 के तहत औरंगाबाद, बोधगया, जहानाबाद में पेयजल योजनाओं की शुरुआत की गई और अमृत भारत एक्सप्रेस गया से दिल्ली को हरी झंडी दिखाई गई। तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में इन सभी चीज़ों का परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। याद रखेंगे ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि थर्मल पावर पूछा जा सकता है ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया, बक्सर में किया, कितने मेगावाट का किया, इतने मेगावाट का किया। भाभा कैंसर अस्पताल कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर में है। ठीक, और अमृत 2.0 के तहत कहाँ पर पेयजल योजनाओं की शुरुआत की गई, तो ये 3 जिले याद रखने हैं, औरंगाबाद, बोधगया और जहानाबाद। अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई, तो ये कहाँ से कहाँ तक के लिए थी, तो गया से दिल्ली तक। तो कई सारे इससे छोटे छोटे क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद अगला टॉपिक है बिहार का पहला जीविका दीदी हाट। तो अगस्त 2025 में बिहार का पहला जीविका दीदी हाट नालंदा जिले के तिल्हाड़ा में खोला गया है। नालंदा जिले के तिल्हाड़ा में खोला गया है। इसका उद्घाटन बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा किया गया है। यह बिहार का पहला ऐसा बाजार है जिसे पूर्णतः जीविका से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा ही प्रबंधित और संचालित किया जाता है। तो याद रखेंगे, पहला जीविका दीदी हाट कहाँ पर खोला गया है, नालंदा जिले में तिल्हाड़ा में। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आप सभी को। अगला है टॉपिक हमारा पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना। तो 8 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का भूमि पूजन किया। पुनौरा धाम में शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां जानकी का भव्य मंदिर 68 एकड़ से अधिक क्षेत्र में लगभग 882.7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसमें से लगभग 137 करोड़ रुपए माता सीता के मौजूद मंदिर के जीर्णोद्धार और 728 करोड़ रुपए परिक्रमा पथ और बाकी कार्यों पर खर्च होंगे। इस परियोजना के अंतर्गत रामायण सर्किट के वाल्मीकि नगर का, मधुबनी के पुल्हर स्थान का, सीतामढ़ी के पंथ पाकर का, अहिल्या स्थान का, राम रेखा घाट का और मुंगेर के सीता कुंड का विकास किया जाएगा। और इस अवसर पर अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसका भी शुभारंभ किया है। तो ये सारे पॉइंट्स इसके याद रखने हैं। पुनौरा धाम मंदिर का क्या इसका महत्व है, कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। तो 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खातों में सीधे 10-10 हज़ार रुपये की राशि हस्तांतरित की है। ठीक है, इसमें जो कुल लागत आया वो कितना आया, 7500 करोड़ रुपए का इसमें कुल खर्चा आया। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 10,000 रुपये का प्रारंभिक अनुदान प्राप्त होगा और बाद के चरणों में 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। और 29 अगस्त 2025 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा महिलाओं को रोजगार के अवसर
उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर परिवार से एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, वित्तीय सहायता दी जाएगी। और फिर अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक है हमारी इस बिहार करंट अफेयर का। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर, सितंबर 2025 में बिहार के मुजफ्फरपुर की युवा शतरंज खिलाड़ी मरियम फातिमा राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। उन्हें प्रतिष्ठित उपाधि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये याद रखेंगे, मरियम फातिमा कहाँ की हैं? मुजफ्फरपुर की हैं, जो बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बन गई हैं। तो बिहार के जितने भी सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे, वो सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम लोगों ने यहाँ पर सारे एक एक करके सब कुछ, और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब इसका आप लोग जो इसकी PDF है ये आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करके आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसको रिवीजन करना हुआ तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर आप इसका प्रिंट अपने सामने रखिए, और जो मैंने जो भी बोला है उसको एक बार देखते हुए चले जाइए, तो आपका रिवीजन भी बहुत जल्दी इसका हो जाएगा। और इसमें से जो ये IDST का जो कंटेंट होता है, आप सभी को मालूम होगा कि IDST के कंटेंट से जो PCS लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें से कोई ना कोई बहुत सारे प्रश्न जो हैं, जो करंट अफेयर के जो बहुत सारे प्रश्न हैं वो फंस ही जाते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनके जो कंटेंट हैं इसमें से आप मेंस के लिए भी बहुत अच्छा आंसर राइटिंग में आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसके जो भी कंटेंट हैं आप सबको बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।